हमारी एम्स का लोकार्पण करने के बाद एक जनसभा में जाएंगे और उस जनसभा में जाके तकरीबन 11,391 करोड़ के हेल्थ रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं उनका लोकार्पण करेंगे। 250 बेड से अपनी आईपीडी की पूरी तैयारियां कर ली हैं, छोटी छोटी तैयारियां चलती रहेंगी। वो जैसे जैसे मरीज जाएंगे हम अंदर बैठेंगे, हमारे नर्सिंग ऑफिसर डॉक्टर्स पहले से बैठने शुरू हो गए हैं। लोकार्पण के जल्दी ही कुछ ही दिनों के अंदर हम मरीजों को भर्ती करने शुरू करेंगे। हमें पता है टीथिंग प्रॉब्लम आएंगी, हम उसको ओवरकम करेंगे और हमने उनको 4 विजन रखा हुआ है कि ये हमें प्रॉब्लम आएगी। तो ओपीडी का बेड लेआउट करने से कोई मतलब नहीं है। बेड के साथ में जितनी सर्विसेज होती है, मेडिकल गैस, CSSD, लॉन्ड्री, डाइटरी सर्विस, HR, मेडिसिन, लिनन, सो मेनी थिंग्स। आपने देखा होगा अस्पताल में जो भी चीज होती है उसको स्क्रैच से शुरू करके हम इस लेवल तक पहुंचे हैं कि हम लोकार्पण के जितना कम समय बाद लगे हम मरीजों को अंदर भर्ती शुरू कर रहे हैं। क्योंकि हम जब भी इसकी तैयारी शुरू करने लगे तो हमने छोटी छोटी माइक्रो लेवल तक ये चीजें सारी देखी कि मरीज को किस चीज की सहूलियत होगी। हमारे पास 2 फार्मेसीज हैं। हमने एक अपनी सेंट्रल फार्मेसी बनाई है ताकि रात बरात को कोई किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो हमने जो मेडिसिन होती है, जो हर स्पेशलिस्ट से मेडिसिन लिखवाई, वो भी हमने खरीद के कि वो 10 दिन तक हमारी मेडिसिन उन मरीजों को मिलती रहे। तो ऐसा नहीं, मेरे से कोई पूछ रहे थे कि एम्स ऐसी क्या चीज है एम्स में जो बाकी अस्पतालों में नहीं होगी या वो नहीं होगा। देखो, जिंदगी में सबसे मुश्किल होता है पहला कदम। हमने सबने बचपन में देखा है जब हमारे माँ बाप पकड़ के हमें चलाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा पहला कदम है और हमने पहला कदम इतना लंबा लिया है कि 250 बेड की ओपीडी शुरू कर रहे हैं और ये ओपीडी 14 मल्टी स्पेशलिटी से शुरू हो रही है। बहुत बड़ा कदम है ये। पहले पूछा कि ब्लड बैंक, हमारा ब्लड बैंक का बिल्डिंग जो है वो उसमें थोड़ा टाइम बचा है हमारा पूरा कंप्लीट होने में। बिकॉज जब तक हमें लाइसेंस नहीं मिलेगा, जब तक वो पूरी निटी-ग्रिटीज कंप्लीट नहीं हो जाएगी, बिकॉज वो दूसरे टावर में आ रहा था। हमने उसकी जगह क्या किया, हमने ब्लड स्टोरेज बैंक का लाइसेंस ले लिया और पीडीओ से टाई अप कर लिया और उसमें हमें नॉट ओनली स्टोरेज का लाइसेंस मिला बट ब्लड के जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे डेंगू में आपने देखा होगा प्लेटलेट रिच कंसंट्रेट देने पड़ता है, एनीमिया वाले को PRC देने पड़ता है, वो है उसका भी लाइसेंस हमें मिल गया। तो हमने ब्लड स्टोरेज का लाइसेंस हमारे पास है, ब्लड बैंक का लाइसेंस आने में 6 महीने और लगेंगे। बट जैसे सिमेंटिक जो ब्लड बैंक में मशीनें होती हैं, वही हमारी मशीनें ब्लड स्टोरेज में लगी है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेस कंस्ट्रेंट हम उसको नहीं ले पाए। डायलिसिस एक सुपर स्पेशलिटी वो है, हमारे एक टावर के अंदर पूरा वार्ड जो है डायलिसिस का है। हमने डायलिसिस की मशीन का ऑर्डर जो हमें हाइट से मिलता है उनको हमने पहले ही दे दिया है और उसको हम सिंक्रोनाइज करेंगे कि जैसे ही डायलिसिस का वो स्पेस तैयार हो जाए हमारी डायलिसिस मशीन आके फिट हो जाए। तीसरा क्वेश्चन आएगा डायलिसिस के टेक्नीशियन और डायलिसिस का डॉक्टर, उसके लिए भी हमारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम उसकी भी भर्ती करने जा रहे हैं और डायलिसिस के टेक्नीशियन भी आ जाएंगे और डायलिसिस की मशीन को हम बता देंगे। तीनों चीजों को हमने सिंक्रोनाइज करना है। ये नहीं हो कि हमने मशीन आ गई तो स्पेस तैयार नहीं है, स्पेस तैयार हो गई तो मशीन नहीं है, मशीन भी आ गई स्पेस भी मिल गई तो डॉक्टर टेक्नीशियन नहीं मिल रहा है। तो तीनों को सिंक्रोनाइजेशन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास साइकेट्रिस्ट हैं, वो बाहर जाके लोगों को अवेयरनेस का प्रोग्राम भी दे रहे हैं और उनकी ओपीडी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जवान बूढ़े बच्चे सारे उनके मरीज हैं। तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मेंटल हेल्थ इज बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है एक आज की बीमारी में। ये हार्ट अटैक और उससे भी ज्यादा है, बट लोग इसको समझते नहीं है। ये समझ भी लेते हैं तो उसको आगे नहीं आना चाहते हैं कि स्टिग्मा लग जाएगा, लोग मुझे पागल बोलेंगे। वो बात नहीं है, ये हमने लोगों को बताना है। डिप्रेशन हमारे डे टू डे इसका हिस्सा है। आइए, अगर नहीं आपसे प्राणायाम योगा से नहीं कंट्रोल हो रहा है, आपके लाइफस्टाइल से नहीं हो रहा है, तो साइकेट्रिस्ट के पास जाइए। वो हम ही ने लोगों को बताना है कि साइकेट्रिस्ट के पास मैं जाता हूँ कि मुझे नींद नहीं आती तो मैं पागल नहीं हूँ। वो बोलेंगे प्राणायाम करो, योगा करो, स्ट्रेस में हो आजकल तो इसलिए नींद नहीं आती है आपको। तो ये काउंसलिंग, वो भी यही काउंसलिंग करते हैं और हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम लोगों को बताएं। हमारी सरकार ने 2014 के बाद अगर देखा जाए तो 143% का बजट जो है हेल्थ के लिए बढ़ाया है।
तो उससे हमारी सरकार की प्राथमिकताएं पता चलती हैं कि स्वास्थ्य को कितना ध्यान दिया जाता है हमारी सरकार की तरफ से। आपने ये भी नोट किया होगा कि 2014 के बाद 157 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। 157, 157 बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और वो सारे के सारे मेडिकल कॉलेज सुचारू रूप से चल रहे हैं और उनको हमारी केंद्रीय सरकार समय समय पर उनको अपग्रेड करने के लिए भी जो स्कीम है PMSY की, उसके थ्रू उनको अपग्रेड और पूरी सहायता भी कर रही है। इसके बाद अगर देखा जाए हमारी इंस्टीट्यूट के बारे में मैं कुछ एक बताऊं, जब कोरोना का बिल्कुल पीक टाइम था तब हमारा पहला अंडर ग्रेजुएट का MBBS का बैच हमारे पास आया था। और बहुत सारा आप लोगों को पता है कि हम जो थे 2 फ्लोर हमें हमारे सहयोगी मेडिकल कॉलेज संस्था जो है PTU, उन्होंने हमें दिए थे और हमारी फैकल्टी और हमारे स्टूडेंट वहीं पे पढ़ाई करते थे। उनको रहने के लिए हमने हॉस्टल दिए थे, लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग। वो 3 जगह अलग अलग हॉस्टल में वो वहाँ पे रहते थे। तो हमारी जर्नी जो है वो वहाँ से शुरू हुई थी और आज आप जर्नी देख सकते हैं कि हमने उस एम्स को उस लेवल पे ला के खड़ा किया है, इतने चैलेंजेस होते हुए भी, कि सबसे पहले 250 बेड की IPD शुरू करने वाली शायद हमारी पहली एम्स होगी शुरू में। और आज आपने देखा कि इसी एम्स के ऊपर, जिसमें हम 2 कमरों में बैठते थे, जहाज हमारे कैंपस में आ रहे हैं। तो उपलब्धि सबको सामने है कि हमने 3 साल में हमारी टीम ने कितनी मेहनत की है और हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आज की तारीख में हमारे पास 69 to 70 फैकल्टी है जो मरीजों को देखते भी हैं और जो शुरू में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स आते हैं उनको पढ़ाने वाली फैकल्टी भी है। हमने पूरी फैकल्टी को मरीजों तक जोड़ने का पूरा प्रयास किया है कि जो शुरू के जो फर्स्ट ईयर के जो होते हैं रोटरी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री, वो भी मरीजों से जुड़े। तो हर कोई फैकल्टी यहाँ से किसी न किसी तरीके मरीजों से जुड़ी हुई है, मरीजों की देखभाल से जुड़ी हुई है। हमारे पास तकरीबन 400 नर्सिंग ऑफिसर्स हैं और विभिन्न क्षेत्रों में वो आगे बढ़ रहे हैं और OPD में उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज यहाँ आने के बाद एनहांस की है। आपको सबको पता है हमने अपनी नर्सिस को बैचेस में PDU में 1 से 2 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा, क्योंकि हमारी IPD नहीं थी। तो उन्होंने IPD की ट्रेनिंग वहाँ पे ली ताकि वो यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद नहीं करें। और इसी बीच में हमारी नर्सों ने जाके अपनी और एजुकेशन भी ऑनलाइन ऐड की। तो हमने सारा मौका दिया कि हर कोई आदमी जो हमारी एम्स से जुड़ा है वो अपने कैरियर में आगे प्रोग्रेस करे और उसका फायदा पूरे घूम फिर के पूरी एम्स को पहुंचे। सबसे पहले जब हमने OPD शुरू की थी 31 दिसंबर 21, मैंने ज्वाइन किया था 15 मई 21 और वो कोरोना का काला काल चल रहा था, पीक पे था उस टाइम। तो हमने प्लान किया कि क्यों नहीं हम OPD शुरू करें। और OPD शुरू करने के लिए हमारे पास उस टाइम मजबूरी ये थी कि हमारे पास 2 बैच MBBS के आ चुके थे और हमने उनको पढ़ाना भी था मरीजों से। तो हमने यहाँ पे 31 दिसंबर 21 को मेरे 6 महीने आने के बाद जो हमारी नाइट शेल्टर की बिल्डिंग आपने देखी होगी, उसमें हमने OPD शुरू की। शुरू में हमारे पास 6 या 7 डिपार्टमेंट थी जो काम करती थी। बढ़ते 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 आज की डेट में 14 क्लिनिकल डिपार्टमेंट, मैं बाकी डिपार्टमेंट को नहीं गिन रहा हूँ जो फर्स्ट ईयर का मैंने बताया, 14 क्लिनिकल डिपार्टमेंट अपनी सेवाएं OPD में दे रही हैं और वो पूरी तत्पर हैं कि जल्दी से जल्दी हम अपनी सेवाएं IPD में भी दें। तो बीच में जब हमने OPD शुरू की तो हमने सोचा नहीं, हमारा रास्ता ठीक नहीं था, लोगों को बहुत महंगा पड़ता था यहाँ आने। हमने बसें चलाई, वो किया। तो हमने क्या किया कि हमने टेलीमेडिसिन से लोगों से जुड़ना शुरू किया, ई-संजीवनी से। तो शुरू में 10 कंसल्टेशन रोज होती थी, फिर 15 हुई, फिर 20 हुई। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज तक ये हमने सुविधा शुरू की थी 24 फरवरी 22 से और आज तक 70,000 प्लस मरीज ई-संजीवनी से हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जुड़ चुके हैं जो कि रिमोट एरिया में रहते हैं
और एक बार वो डॉक्टर पे विश्वास आ जाता तो बार बार वो उसी डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं। और हमारे डॉक्टर उनको कहते हैं कि जरूर आपको कोई नई चीज लगे या 3 महीने में आके एक बार हमारे से मिलिए, तो उससे मरीज को कितना फायदा होता है। ई संजीवनी से उसका घर से निकलना, किराया, टाइम सब कुछ बचता है और वो अपनी सुविधा यहाँ से ले लेता है। हमारे डॉक्टर ई प्रिस्क्रिप्शन देते हैं जिसको मरीज डाउनलोड कर लेता है और जाके दवाई लेता है। और अगर किसी को रीइंबर्समेंट चाहिए तो वो ई प्रिस्क्रिप्शन जो है वो उसके लिए मान्य है। तो घर बैठे देखो डॉक्टर की ये सेवाएं हमने शुरू की और हमें बहुत खुशी है कि आज तक हम 50 से 100 पर डे, जिसमें से 20 या 30 मरीज नए होते हैं और बाकी पुराने मरीज होते हैं जो कंसल्टेशन लेते हैं। तो ई संजीवनी हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम बन गया डिजिटल हेल्थ के माध्यम से। उसके आगे हमने देखा, मैंने बताया